हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज का सेशन जो है वैसे ही इंपॉर्टेंट जैसे मैंने लास्ट लेक्चर लिया था। तो बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम तैयारी कर रहे हैं बेटा जो हमारा क्लास 11th का जो जेएनवीएसटी का पेपर आता है ना, ठीक है, उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस मैं आपको जो है करवा रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी बेटा ले चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी क्लासेस देखी होगी उन्हें पता होगा। और जो बच्चे बेटा सबसे पहले तो आज नए आए हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस कराए थे मैथ्स के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बेटा जिसमें मैं आपको और 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, ठीक है। और बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे बेटा जो 10th में है अभी और जो 11th जेएनवीएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इस सेशन को पूरा देखिएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। चलिए बेटा, तो बात सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि द एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। द एरिया ऑफ अ सेगमेंट ए वाई बी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एज शोन इन द फिगर, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई की वैल्यू आपको 22/7 दी हुई है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, देखो बेटा ये ना बच्चे एक सर्कल है, आपको एक सर्कल गिवन है। मैं फिर से इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ए है बेटा, ये वाई है और ये बी है, ठीक है। और ये इस तरीके का एक हिस्सा बना हुआ है ए ओ बी, और ये बेटा इसकी बात की जा रही है। यहाँ पर एक सेगमेंट बना हुआ है, तो आपको बेसिकली इसका एरिया निकालना है, ए वाई बी का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है बेटा, आपको एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 90 डिग्री और आपको दिया हुआ है बेटा रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा 14 सेंटीमीटर, इधर भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि आपका जो बेसिकली ये हिस्सा है बेटा, ठीक है, इस खंड का, इस वृत्त खंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने बेटा सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना होगा, ठीक है बेटा। आप सेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से आप माइनस करेंगे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज तो देख के ही पता लग रहा है बेटा कैसा त्रिभुज है। यहाँ पर त्रिभुज है बेटा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बेटा सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। और बेटा त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो बेटा बेस आपका 14 हो गया, हाइट आपकी 14 हो गई, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज को। अगर मैं बात करूं बेटा थीटा की, तो थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है बेटा आपका सेक्टर ओ ए बी, ये पूरा पोर्शन जो है ना दिस इज सेक्टर, दिस इज त्रिज्यीय खंड, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो आप लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। बेटा पाई का वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 रखने के लिए, और आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14। तो 14 को आप, इसको मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है। तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है बेटा, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 22/7 और 14 बेटा आप 3 बार लिखेंगे। अब देखो 47 की टेबल में 14 कितनी बार में आ गया बेटा, 2 बार में आ गया, ठीक है। 2 की टेबल में 14 कितनी बार में आ गया बच्चे, 7 बार में आ गया। 90 की टेबल में 360 कितनी बार में आ गया बेटा, 4 बार में आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। अब 2 से क्या होगा बेटा, ये 22 कट जाएगा 11 बार में, तो क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 14, ठीक है बेटा। तो 14 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा बेटा 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 7। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 14 मल्टीप्लाई 11 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 154 माइनस का 7, यानी कि बच्चों जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना, इसको जब आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक सेकेंड में ये वाला पोर्शन बेटा साइड में लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ बच्चे। देखिए अब क्या होगा बेटा, हमने यहाँ तक कैंसिल कर लिया, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ तक मैंने जब सॉल्व कर लिया तो मेरा 11 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 7 मल्टीप्लाई 14 बचा, तो मैंने 14 जो है बेटा कॉमन ले लिया। 14 कॉमन लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 7, और ये बेटा 154 माइनस 7 आ गया। ठीक है बच्चे, अब 14 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा बेटा, 7 ही आ जाएगा, यानी 147 आ गया। दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका 7 हो गया, 14 हो गया, ओके। एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने ध्यान दिया यहाँ पर, यहाँ पे गलती एक्चुअली क्या हो रही है, मैंने एक 14 ज्यादा ले लिया है। ठीक है, तो इस 14 को मैं यहाँ से हटा रही हूँ बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो गया लास्ट में 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस का 14 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आप 14 कॉमन ले लीजिए, 11 माइनस 7 बच गया, 14 मल्टीप्लाई 11 में से 7 गया 4, 56 हो गया इसका आंसर। बस यहाँ पे गलती से मैंने एक 14 ज्यादा ले लिया, इसलिए आंसर थोड़ा सा अजीब सा आ रहा था। ठीक है बेटा, तो बाकी समझाया बिल्कुल सही है, वैसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है बेटा, जिसका रेडियस आपको 12 दिया हुआ है। अब आपने उसको मेल्ट करके क्या बना दिया बेटा, एक वायर बना दिया। ये एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, कि अगर आप किसी चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हो ना, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी जो गोले का आयतन होगा बेटा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के। और वायर कैसी शेप की होगी बेटा, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। ठीक है बेटा, स्फेयर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस इसका क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चे, अब आपको क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है, और आपसे पता है क्या पूछा हुआ है, कि अगर आप उस वायर पे रबर की कोटिंग करवाते हो तो बताओ कितना पैसा दोगे। ठीक है बेटा, तो देखो करना किस तरीके इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4/3 पाई से बेटा पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर की जगह आपको गोले की त्रिज्या दी हुई है बेटा 12, तो आप 3 बार 12 लिखेंगे, बराबर में बेटा आर वहां पे कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर। अब देखिए बेटा, ये सारी चीजें आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में बच्चे होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 को डिवाइड करोगे 10 से, यानी कि 0.1 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर लिखोगे, मल्टीप्लाई में आप h लिखोगे। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, अब आप देखिए बेटा आगे क्या बोला हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे बेटा, 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 144, और ये कितना हो जाएगा बेटा 0.01 मल्टीप्लाई में h। तो h का वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, 16 और 44 को जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। बेटा ये आपका आ गया 2304। ठीक है बच्चे, इतना आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0.01 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर h बराबर 2304 आपका 0.01 आया, पॉइंट हटाओगे 00 आ जाएगा, तो ये बेटा आपका हो गया 230400 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा, हाइट आ गई। ये क्या आ गई बच्चे, हाइट आ गई है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए हाइट को ही तो हम बेसिकली लेंथ बोलेंगे बेटा। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द रबर कोटिंग द वायर एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर। ठीक है बेटा, पर मीटर के 50 पैसे, यानी बेसिकली हमें यहाँ पर ना ये पता करना है कि वायर की लेंथ कितनी है, तो लेंथ को ही हम हाइट बोल रहे हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला हुआ है बेटा कि 1 मीटर के लिए आप 50 पैसे देते हो। ठीक है, 50 पैसे का मतलब क्या है बेटा, 0.5 रुपीज है ना, आधा रुपया होगा बेटा, है ना। अब क्या है बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2304 मीटर आंसर आ जाएगा। उसके लिए अगर आप अब क्या करोगे, इसके बाद आप निकालोगे टोटल कॉस्ट। क्या निकालोगे बच्चे, टोटल कॉस्ट निकालोगे। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपने क्या करना है मैं बताती हूँ, देखो सिंपल है बहुत। टोटल कॉस्ट के लिए आप 2304 को मल्टीप्लाई करोगे
0.5 से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 3 0 4 और 5 से इसको। ये आ गया बेटा 1152, ये आंसर आ जाएगा आपका 1152, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये बोला नहीं गया था कि आपको हाइट निकालनी है या लेंथ निकालनी है, ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इस वाले डेटा का बेटा आपको माध्य निकालना है। देखो माध्य निकालते कैसे है? सबसे पहले बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो आप निकालोगे एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा? इसका जो बीच वाला टर्म होता है, तो यानी कि आप यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा आप 10 लिखोगे। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा बेटा 14, और इधर कितना आ जाएगा 18। अब हमने क्या करना है बेटा, अगर हमें मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू मीन। ये माध्य के बराबर होता है बेटा, यानी कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एफ आई एक्स आई। क्या निकालना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स आई और फ्रीक्वेंसी को। तो 2 6 जा 12, ठीक है, 15 6 जा 90 हो गया बेटा। ये कितना हो गया? 120, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 140, और ये आपका हो गया बच्चे यहाँ पे 126 आ गया। ठीक है, अब हम सबको क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे, देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। 126 140 120 90, और ये आपका आ गया 12। सबको प्लस कर लेते हैं, 6 और 2 8 हो गया, 4 5 6 2 8, ठीक है, 8 9 17 और 1 18, 1 2 3 4 488 आ गया बेटा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 488 को डिवाइड करेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई, तो बेटा इन सबको प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 15 और 12 हो गया 27, 27 में 6 प्लस करिए 33, 33 में 10 प्लस करिए बेटा 43, 43 में 7 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 50, यानी 50 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? 5 से आप इसको डिवाइड करोगे, 5 9 जा 45, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 9 जा 45, उसके बाद फिर आपका 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, तो 97.6 अपॉन 10 इज इक्वल टू मीन। यानी बच्चों ये मीन आपका आ जाएगा, आप इसको 10 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये 9.76 के अराउंड मीन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पेपर में अगर मीन वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपने 2 डाइस को थ्रो किया, ठीक है, 2 डाइस को आपने फेंका, तो आपको ऐसे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालना है जिसमें सम ग्रेटर देन 9 हो। तो बेटा 9 से ज्यादा यानी कि हम 10 ले सकते हैं, 11 12 देखते हैं अभी अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन कैसी है। तो बेटा एक तो आपका हो सकता है, अगर हम लेते हैं यहाँ पर ये हो गया बेटा आपका 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं? 4 और 6 ले सकते हैं। ठीक है, और 5 6 ले सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं बेटा? 6 और 4 और 6 5 6 6। ठीक है बेटा, ये सारे आउटकम्स आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सबको प्लस करोगे तो आंसर आपका जो है 9 से बड़ा आएगा। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? 6 को आपने ऊपर रखना है बेटा, दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने होते हैं बेटा? 36, यानी आंसर हो गया 1/6। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको मीडियन यानी माध्यक ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपसे जो है बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी इनका सम आपको दिया हुआ है बेटा 70। कितना दिया हुआ है बच्चे? 70 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको बेसिकली यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। आप देखो मीडियन वाले क्वेश्चंस जितने भी बच्चों ने ऑलरेडी कर रखे हैं बेटा, वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो बेटा आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ना हम यहाँ इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप निकालेंगे बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप यहाँ पर जो है CF निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? देखिए पहला नंबर तो आपने एज इट इज लिखना है, दूसरे में बेटा x + 15, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? x + 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? x + y + का 30, और ये हो जाएगा बेटा x + y + 44। अब देखो बेटा हमें पता है कि बेसिकली देखो ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ना बेटा, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होता है, यानी x + y + 44 बराबर आपको 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो x + y का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और ये 26 हो गया बेटा। कितना हो गया? 26 हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो बेटा आपको मीडियन यानी माध्यक पहले से दिया हुआ है 24.4। ठीक है बेटा, ये माध्यक है, प्लीज इसको ध्यान
ध्यान में रखिए। हाँ, तो माध्यक बेटा हमेशा इंटरवल के बीच का ही कोई नंबर होता है, यानी 24.4 इसके बीच में लाइक कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन वाला क्लास है बेटा, ठीक है, जिसमें हमारा एफ क्या हो जाएगा। पहले तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ठीक है। तो अब हमारी मीडियन क्लास क्या है बेटा, 22 और 28 है ना, 22 और 28। तो इसके साथ वाली जो वैल्यू है बेटा वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और साथ वाले के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बेटा ये हमारा CF हो गया, ठीक है, x प्लस 15। बात समझ आ रही है बेटा। L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L हो गया 22 और H कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। मीडियन आपको दिया हुआ है 24.4, L की जगह आप क्या रखेंगे बेटा, 22 रखेंगे, ठीक है। n/2 यानी 50 का आधा कितना हो गया बेटा, 25 हो जाएगा, सॉरी नॉट 50, कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 70 दिया हुआ है ना, तो 35 रखेंगे, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू 35 माइनस CF की जगह x प्लस 15, F की जगह बेटा 15 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 24.4 में से 22 को आप माइनस कर लीजिए, 35 माइनस बेटा ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस का 15 है और ये 5 मल्टीप्लाई में 2 आ गया। अब देखो बेटा इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2.4 और इधर बचेगा बेटा 35 में से आप 15 को माइनस करिए, ये आपका आ गया 20 माइनस का x। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा और 5 जो है यहाँ पे लिख लीजिए, 5 से बेटा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 आ जाएगा, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 40 और ये हो जाएगा बेटा 2x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 40 माइनस का 12, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 28, तो x का वैल्यू आ गया 14। लेकिन हमें तो y निकालना है, तो y कैसे निकालोगे बच्चे, y निकालने के लिए आप 26 में से बेटा 14 को माइनस करिए, यानी यहाँ पर आपका आंसर 12 आ गया बेटा। कितना आ जाएगा, एक सेकंड बेटा, कुछ गड़बड़ करिए शायद मैंने, हाँ वेट बेटा एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका जो है 40 माइनस 12 ना, अच्छा रुको एक सेकंड देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है 28 हो गया, 14 हो गया, ओके 14 में से 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 आपका आंसर होना चाहिए। एक बार मैं जरा कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, वेट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, ओके ओके ओके, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया है, ये बेटा 41 है, दिस इज नॉट 44, ओके। तो 44 ना होने की वजह से यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बाकी सारा ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे बेटा 41 होगा, तो यहाँ पे 41 जब आ जाएगा तो ये बेटा कितना हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 29, ठीक है। तो 29 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे यानी 15 आंसर आएगा बेटा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको जो है p का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर और q का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। मैं आपको HCF का एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, आपको बेटा वेरिएबल का स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट चूज करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और 2 है, तो आप स्मॉल वाला लेंगे x, सिमिलरली y वाला स्मॉल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको बेटा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको ये वाला वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको, 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 3, 3 रेज टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 19440। अब देखो बेटा 3 रेज टू द पावर 2n जो है ना कॉमन है, तो आप इसको साइड में रख लीजिए और आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और इसको आप लिख सकते हो माइनस 3 की पावर माइनस 1, ठीक है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली देखो ये जो आपका 3 की पावर 2n प्लस 3 है ना बेटा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, उस तरीके से मैंने इसको जो है कॉमन लिया है, ठीक है। समझ आ रही है बात, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका यही बनेगा। अब देखो आपने करना क्या है बेटा, इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 27, ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 19440। अब आपने करना क्या है बेटा, 3 रेज टू द पावर 2n, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस में यहाँ पर आपका 1/3, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप 19440। अब देखो बेटा आपने क्या क्या करना है, 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करिए और नीचे आपका 80 आ जाएगा, 0 से 0 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 8 से डिवाइड करिए, 8 2 जा 16 हो गया बच्चे, ठीक है। उसके बाद ये आपका 8 4 जा 32 हो जाएगा, एक मिनट बेटा, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, ठीक है। उसके बाद 8 3 जा 24,
4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 729 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 6। तो 2n बराबर 6 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगी। लेकिन हमें n का वैल्यू तो निकालना है, लेकिन हमसे पूछा कुछ और है बेटा। हमें बेसिकली n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 निकालना है। सॉल्व करते हैं बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 3 माइनस 1, यानी 12 में से 1 माइनस करिए बेटा, 11 आंसर है इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो बेटा, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज से ही अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, और ये पूछा हुआ है। अब देखो बेटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 पता है कब होता है बेटा, जब थीटा एंगल आपका 30 डिग्री होता है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, tan 30 डिग्री माइनस में cos 30 डिग्री और 1 प्लस sin 30 डिग्री। तो बेटा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, √3/2। 1 प्लस sin 30 कितना होता है बेटा, 1/2। अब आप इसको सॉल्व करिए। 1/√3 माइनस का √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 3/2 आएगा। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया। ये हो गया 1/√3 माइनस का √3/3। अब देखो बेटा, आप इसको अगर सॉल्व करते हो 1/√3 को ना, आप इसको जो है देखो, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, यानी रूट हटाना। तो आप क्या करोगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए। इससे क्या होगा, ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वैल्यू पर। तो √3/3 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको क्या बोला हुआ है कि भाई अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 टर्म्स आपको दी हुई हैं, p, q, 2p + 1 और 2q - 3, तो आपसे कौन सी टर्म पूछी हुई है बेटा, a10 पूछा हुआ है, 10वीं टर्म पूछी हुई है, जिसको हम a + 9d लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमें a10 निकालना है तो हमें a पता होना चाहिए, हमें d पता होना चाहिए। तो आपको पता है बेटा, a तो पहली ही टर्म होती है, और d कैसे निकाला जाता है बेटा, दोनों को माइनस करके। तो q - p कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, if first 4 terms of an arithmetic progression in order are this। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट 4 टर्म्स जो है इस ऑर्डर में है। अच्छा ठीक है, देन द 10th। ओके बेटा, एक सेकेंड में, लेट मी सॉल्व, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ एक बार, देखते हैं। यहाँ पे p आ जाएगा +9। ठीक है, d की जगह आपका q - p आ गया। ओके, तो p + 9q माइनस का 9p आ गया ये। ठीक है, अब आपका ये कितना हो जाएगा, 9q माइनस का यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा 8p। ठीक है, माइनस करोगे जब आप, तो 9q माइनस में 8p आ गया आपका आंसर। ओके ठीक है बेटा, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। pq 2p + 1 2q - 3, आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो बेटा, शायद कुछ गड़बड़ हुई है टेक्निकल टीम की तरफ से। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, कि अगर सपोज एक्स एक्सिस जो है बेटा एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, और ये लाइन सेगमेंट है बेटा ए बी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए और बी। तो हमने पॉइंट ए लिया है बेटा माइनस का 4,8 और बी लिया है बेटा 5, माइनस का 12। अब हमें पता है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि एक्स एक्सिस है बेटा, तो अगर एक्स एक्सिस का लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है तो वाई तो बेटा 0 होगा, यानी हम x को तो x ही लिखेंगे, बट y को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है बेटा, a रेशियो b में डिवाइड हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आप इसका वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ बेटा, इसका वैल्यू तो आप सभी तभी बता पाओगे ना जब आपको a और b पता होगा। तो a और b पता है कैसे निकालेंगे, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें आपको रेशियो पहले निकालना है, तो रेशियो निकालने का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपने a को बेटा k लेट करना है और b को आपने 1 लेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बेटा, हमें पता है कि ये जो है ना आपका, देखो इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको हम x2 y2 मानेंगे। अब हम लगाएंगे बेटा सिंपल फॉर्मूला, जो आपका बेसिकली किसी भी जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, उसे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है या कोई एक्सिस डिवाइड करे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है बच्चे, m1 x2 + m2 x1
अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है बेटा, दीज आर द रेशियोज, ये रेशियोज हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि x जो है बच्चे, ठीक है, x वाला ये फॉर्मूला होता है, y वाला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो हमें x तो पता ही नहीं है बेटा, ये होते हैं x और y, ठीक है, ये आपके x और y होते हैं। तो अगर हमें x पता ही नहीं है तो x का फॉर्मूला यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, y का फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। तो y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो बेटा y तो आपका 0 हो गया, m1 यानी कि पहला रेशियो, तो पहला रेशियो मैंने k बोला हुआ है, x2 कितना है बेटा 5 है, ठीक है। दूसरा रेशियो कितना लेना है बेटा 1 लेना है, x1 कितना दिया हुआ है बेटा -4, नीचे तो आपका k प्लस 1। अब k प्लस 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 5k -4, ठीक है। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ओके अच्छा सॉरी बच्चे, एक्चुअली मैंने गलती से y वाले की जगह x वाला फॉर्मूला ले लिया है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, रुकिए, ठीक है। टीचर से भी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, बट इसको सही करवाऊंगी मैं बिल्कुल आपको, ठीक है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर आपका k y1 y2 कितना है बेटा -12, ठीक है, और y1 कितना है बेटा 8, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, नीचे आपका k प्लस 1 आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा, माइनस का 12k प्लस का 8, यानी कि बेटा 12k को आप इधर ले आइए, 12k बराबर 8, तो बच्चे k का वैल्यू आपको 8/12 मिल गया, यानी कि k कितना आ गया बेटा, 4 से डिवाइड करिए, 3 अपॉन और सॉरी 2/3 आ गया बेटा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चे 2/3। अब देखो बेटा k का वैल्यू होगा 2/3 है ना, यानी जो आपको a और b का रेशियो है ना वो आपका 2:3 है बेटा, कितना है बेटा 2:3। अब आप निकाल लो ये वाली वैल्यू a प्लस 2b/2, यानी a की जगह आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे और b की जगह आप क्या पुट करेंगे 3। तो बेटा ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। बेटा आपको ना 98 को फैक्टराइज करना है, क्या करना है बच्चों 98 को फैक्टराइज। अब देखो 98 को फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, 2 यहाँ पे 49 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करिए इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो बेटा एक ही बार आ रहा है और 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन 12 में ना आपका ये जीरोस वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे स्मॉल बी पूछ रहे हैं। अब देखो बेटा हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो बच्चे आज नए आए हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको आधी चीजें वैसे ही समझ आ जाएंगी। हाँ तो अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 5 आ गया और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको पता है 1। इसको सॉल्व करो, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बराबर आ गया 6, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर अल्फा का वैल्यू 3 है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा अगर 5 है बेटा, तो बीटा आप कैसे निकालोगे 5 माइनस अल्फा, यानी कि 5 को 3, 5 में से 3 माइनस करिए, बीटा का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर ये अगर आप कंपेयर करो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी है बेटा, और हमें स्मॉल बी ही तो निकालना है, दोनों वैल्यू को पुट करिए, 3 × 2 इज इक्वल टू स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का वैल्यू बेटा 6 आ गया, कितना आ गया बच्चे 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है बेटा कि आपको इन इक्वेशंस को देखकर बताना है कि इन इक्वेशन, ये जो लाइन की इक्वेशन आपको दी है इनके नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या मल्टीपल सोल्यूशन है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसको करने का सिंपल तरीका होता है बेटा कंपेयर करेंगे तो x के साथ आपका a1 होता है बेटा, a1 1 है, b1 2 है बेटा और c1 5 है। सिमिलरली बेटा a2 माइनस का 3 है, b2 बेटा माइनस का 6 है और c2 बेटा 1 है। तो अब आप दोनों का रेशियो निकालो, तो a1/a2 यानी 1/3 आ गया बेटा, b1/b2 यानी कि कितना हो गया, ये आ गया बेटा 2/-6 और c1/c2 यानी कि 5/1, ये आ गया बेटा। अब देखो 2/6 को तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि पहले दो तो बेटा इक्वल है, पहले दो क्या है बच्चे इक्वल। नेगेटिव का साइन बेटा ऊपर नीचे किया जा सकता है और उससे वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये दोनों सेम है और ये दोनों इक्वल है। तो जब ये वाली कंडीशन हो बेटा कि भाई a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 हो,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो ये वाली कंडीशन होती है बेटा पैरेलल की, यानी किसकी बेटा, समांतर रेखाओं की। और पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं, इसीलिए वहां पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन। क्या होगा बच्चे, नो सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो आपको बोला हुआ है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स आएंगे, के की कौन सी वैल्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2x² माइनस का kx प्लस के बराबर 0, हमें रूट निकालना है बेटा। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा देखो ये हमें बता रखा है कि इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो आपको ये वाली बात पता होगी, 10th क्लास के बच्चों को तो पता होना चाहिए बेटा कि इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है कि भाई d बराबर 0 होना चाहिए, तो हम इसे यूज करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac। ठीक है, d तो आपने 0 लेना, b क्या होता है बेटा, अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ये होती है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो स्टूडेंट्स, तो बेटा a आपका 2 हो जाएगा, b आपका माइनस का k हो जाएगा और c आपका k हो जाएगा। इसमें पुट करिए। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई k, तो बेटा 0 इज इक्वल टू ये हो गया k² माइनस में 8k। तो k² आप इसमें से k कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर k माइनस का 8 बराबर 0 बचेगा। तो दोनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, एक बार k का वैल्यू 0 आएगा और एक बार k का वैल्यू 8 आएगा, यानी सही आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो पहले तो बेटा ये वाला जो है ना आपका रूट वाला, ये वाला टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये इक्वल रूट्स के लिए आ रहा है, ये अनइक्वल रूट्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कंडीशंस याद कर लीजिए कि कौन सी कंडीशन में डी का क्या रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 15 क्वेश्चन, आपको इस एपी का बेटा 11th टर्म बताना है। तो बेटा पहले तो हम ए लिख लेते हैं, ए माइनस का 3 होगा। और डी कैसे निकालोगे बेटा, दोनों को माइनस करके, तो -2 में से आपने -3 को माइनस करना है। तो ये माइनस का 2 हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे 1 ले लो आप। 2 आ जाएगा बेटा माइनस का 1, 2 3 जा 6, यानी 5/2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है बेटा, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म। तो a11 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस 10d। ठीक है बच्चों, a प्लस 10d होता है। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, a की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 3, 10 मल्टीप्लाई d की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, 5/2। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो गया, माइनस का 3 प्लस 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बेटा 22। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको बोला हुआ है, एक ट्राइंगल गिवन है बेटा। ठीक है, ये ट्राइंगल चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें डीई और ईसी बेटा पैरेलल है। ठीक है, तो आपसे ईसी की लंबाई पूछी, तो आप सबने बेटा बीपीटी थ्योरम तो पढ़ी होगी कि जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं बेटा, वो भी जो कि मिड पॉइंट से पास होकर बनती हैं, तो ये बेसिकली इसको जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू बीपीटी कि एडी बराबर हो जाएगा डीबी के और एई बराबर हो जाएगा बेटा ईसी के। ठीक है बच्चे, वैल्यू पुट करिए, 1.5, 3 बेटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर ईसी आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 ईसी इज इक्वल टू 3। तो ईसी कैसे निकालोगे आप, 3 को डिवाइड करोगे 1.5 से, पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका 2 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो आपको बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है और वो लाइन सेगमेंट बन किससे रहा है बेटा, Q और R से। बनाते हैं बेटा, यहाँ पर हमने Q ले लिया, यहाँ पर हमने R ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, Q का वैल्यू क्या है, -6,5 और R का वैल्यू क्या है, -2,3। बीच में एक मिड पॉइंट है बेटा जिसका वैल्यू है a/3,4। आपसे बेटा a का वैल्यू पूछा हुआ है, a का वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप देखो करोगे क्या, क्योंकि ये मिड पॉइंट का क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है बेटा x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है, और y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब हमें a निकालना है, तो हमें सिर्फ a वाली टर्म से मतलब है, यानी हमें यहाँ पे बेटा ये पता है x है, ये y है, ये क्या होता है बेटा x1 y1, ये क्या होता है बच्चे x2 y2, इनसे हम मतलब रखेंगे, है ना। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ x वाली टर्म्स यूज करनी है। x की जगह आप लिखोगे a/3, x1 क्या है बेटा -6, x2 क्या है बेटा -2/2। अब देखो करना कैसे आपने, माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, तो ये -8/2, जिसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो a/3 बराबर आ गया -4। तो a कैसे निकालोगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -4 को, -12। a का वैल्यू कितना आ गया बेटा -12, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको बेसिक आइडेंटिटीज पता है। तो आप सबको पता होगा बेटा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें से 9 कॉमन ले लो, आप 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करना है बेटा, इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1, तो आंसर कितना हो गया 9। कितना हो गया बेटा 9, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा एक ट्री के ऊपर बेस है, जो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला हुआ बेटा एक ट्री जो है ना टूट गया बाय अ विंड, हवा से एक पेड़ टूट जाता है बेटा, जो कि बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 1 सेकेंड, इसको दोबारा बनाते हैं। एक्चुअली पेड़ पूरा नहीं टूटा है, पूरा पढ़ लेते हैं बेटा एक बारी। हवा से टूटा हुआ एक पेड़ पेड़ के पैर से 10 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यानी मान लो ये पूरा पेड़ है बेटा, तो 10 मीटर की दूरी पर जो है पेड़ ने छू लिया। चलिए, यदि पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर है बेटा, पेड़ आपका पूरा 30 मीटर ऊंचा है, ये पेड़ है बेटा यहाँ तक। ठीक है, और टूटे हुए हिस्से की ऊंचाई बेटा 20, मान लो टूटा हुआ हिस्सा यहाँ से गिरा। ठीक है, ये टूटा हुआ हिस्सा है बेटा, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 20 मीटर है। आपको बताना है तो टूटे हुए हिस्से को जमीन के साथ जो कोण बनता है बेटा वह क्या है। यानी आपको बताना है बेटा ये जो टूटा हुआ हिस्सा है और ये जमीन है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ना वो आपको बताना है। अब देखो बेटा, हमें पता है कि इसका 20 हिस्सा गिर गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, ये बचा हुआ तो 10 मीटर होगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे ना थीटा मान लो। अब देखो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी कितना है बेटा 10। तो एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखो बेटा 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1। तो आप ये बताइए tan थीटा की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है, सबको पता है बेटा 45 पर। तो आंसर 45 डिग्री है। कितना है बेटा 45 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था ना, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको बोला हुआ है कि दो टेंजेंट है बेटा, दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है बेटा 50 डिग्री। आपसे पूछा हुआ है OAEB बताओ, OAB बताइए, यानी आपसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, हमें पता है कि OA और OB इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, तो जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स वो भी तो इक्वल होते हैं। यानी मैं इसको कह सकती हूँ बच्चे कि ये वाला एंगल बेटा x है और ये वाला एंगल भी क्या है बेटा x है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं बच्चों, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल को बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, x का वैल्यू को। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता है बेटा कि यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ना बेटा टेंजेंट पर, ठीक है, ये 90 डिग्री है। क्या है बच्चे 90 डिग्री। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चे 180 सॉरी 360 होता है। सबको प्लस करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपने 50 डिग्री प्लस बेटा इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आपका ये वाला एंगल बेटा एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB कैसे निकालोगे, इन सबको प्लस कर दो बेटा और 360 से माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया बेटा 180, 180 में 50 प्लस करिए, कितना हो जाएगा बेटा 230। तो 360 में से आप 230 को माइनस करिए, यहाँ पर एंगल AO की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये 3 हो जाएगा 0, 130। कितना हो गया बेटा 130। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी 130 प्लस x बराबर कितना लेना है हमने, 1 मिनट बच्चों, ये कितना लेना है बेटा 180 के बराबर लेना है ना। x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी 2x 180 में से 130 को माइनस करिए बेटा, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया बेटा 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारा x ही तो जानना है हमें, तभी तो हमें पता लगेगा OAB का वैल्यू 25 है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी बेटा, एक बार फटाफट से उसको देख लेते हैं कि शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके
चलिए, हाँ, तो आप एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा। इफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस ऑर्डर देन इट्स 10th टर्म। बेटा ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो ऑप्शंस को इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, इसे इग्नोर कर दीजिए बेटा। तो आपका ए जो है पी आ गया बच्चे और डी आपका क्यू माइनस पी आ गया। 10th टर्म अगर आपको निकालनी है तो सिंपल आप इसको पुट करेंगे 9q माइनस 9p माइनस करेंगे 9q माइनस 8p, तो ये 10th टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सभी चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है बेटा तो उसके लिए भी आपके पास एक सोल्यूशन है। आप लोग बेटा अपनी डाउट्स जो है यहाँ पर वेदा एप्लीकेशन पर हमसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने वेदा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है बेटा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने डाउट्स को फ्री में पूछ सकते हो। साथ के साथ बेटा आपके जो भी भाई बहन है जो छोटी क्लासेस में जो JNV 9th के लिए JNV 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक बैच है बेटा जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक करना सेशन को जरूर। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय बच्चों।